अब हम देखते हैं जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक और हमने बात की है चक्र की। चक्र का मतलब तो समझती है साइक्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे जैव रासायनिक, तो हमें पता ही है कि हमारा जीवों का शरीर में कई सारे पदार्थ, जिसको कि मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि प्रकार के तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। काय से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणु हमारे यौगिकों के रूप में हमारे शरीर में रहते हैं। हमारा शरीर, ये मान के चलो कि कार्बनिक पदार्थों से प्रमुख रूप से यह बना होता है। इसमें कार्बन का बहुत कुछ नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स के रूप में, आपने न्यूक्लिक अम्ल और हमने बात की थी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमने बात की थी कि जो जीवमंडल होता है, यह जीवमंडल के प्रमुख दो घटक होते हैं। कौन से? जीवमंडल। और यह जीवमंडल के दो घटकों की हमने बात की थी। एक तो होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। अब जैविक में क्या आता है? जैविक में हमने जो पूरी पंच जो जगत की बात की थी, जैसे हमने बात की थी पादप का समूह, हमने बात किया था जंतु, हमने बात की थी कवक, हमने बात की थी कुछ सूक्ष्म जीव। तो इस प्रकार से कई सारे जीव यह जैविक घटकों का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे अजैविक घटकों में यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है तापमान। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे आती है आर्द्रता। यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे आती है मिट्टी, जिसको हम सॉइल भी कहते हैं। तो यह क्या करता है? पानी और भी है, हम सारी बातें नहीं करें तो यह इस प्रकार से अजैविक घटकों का यहाँ पे निर्माण होता है। तो देखिए, दोनों घटकों के बीच में आपस में एक सामंजस्य होता है। क्या होता है? सामंजस्य। यह सामंजस्य होने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है? पदार्थों तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। पदार्थों का आदान प्रदान की मैं बात करूं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पादप की बात करूं, यहाँ पे गैसों का भी लिख देता हूं। क्या? गैसों में बहुत सारी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, तो कई सारी, जैसे नाइट्रोजन N2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, और भी, ठीक। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे हम पादप की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पादप को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। मिट्टी में भी जीवों का बहुत गहरा संबंध है। हर जीव के लिए तापमान की भी आवश्यकता होती है। शरीर का निर्माण जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच में इन पदार्थों का तथा ऊर्जा का जो है वह आदान प्रदान होता है। और यह एक चक्रीय रूप में या उसका एक चक्रीय बनता है, क्योंकि यहाँ से पदार्थ इनके पास आए, यहाँ से फिर वापस चले गए, क्योंकि जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड पादप ने ली, पादप ने फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे मुक्त की, इनकी डेथ हुई तो यह फिर से अपने अपने तत्वों में टूट गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या रहता है? एक चक्रीय क्रम बनता है। तो इस चक्रीय क्रम में हम प्रमुख रूप से आगे इसमें कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इन चक्रों को हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यह इस क्रिया को बोलते हैं जैव रासायनिक चक्र, क्योंकि यह
जंतु भी जो होते हैं पूरे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जीव का निर्माण हमारे जो कोशिका द्रव होता है इसमें कई प्रकार के लवण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थों की बात करूँ तो इसमें प्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें वसा, तो यह कई प्रकार के इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो इनका एक चक्रण चलता है। इनकी जितनी भी जीव होते हैं वो जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु होती है, इनको सर्वाइवल के लिए इन पदार्थों की आवश्यकता होती है, फिर इनकी मृत्यु होती है, यहाँ पे फिर से चले जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जितने भी जीव होते हैं वह अजैविक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। तो यह वायुमंडल के अंदर इनका चक्रण जो है, यह जीवमंडल के अंदर इसका चक्रण चलते रहता है और इस प्रकार से यह पदार्थ जो है उनकी एक संतुलित अवस्था जो है यह बनी रहती है। संतुलित अवस्था का मतलब क्या है कि यह कभी ना खत्म होने वाले होते हैं, क्योंकि इनका एक चक्र बनता है। मतलब जहाँ से यहाँ पे लिया, फिर से यहाँ पे जगह पे यह वापस आ गया, तो यह एक चक्रीय क्रम में चलता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता दूं कि मान लो कि यहाँ पे कोई पानी का स्रोत है और इस पानी के स्रोत को यहाँ से अगर हम बाहर निकालें तो यह पानी का स्रोत खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसको फिर से मैं इस चक्रीय क्रम में जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि यह पानी की एक मात्रा संतुलित हमेशा बनी रहेगी। उसी प्रकार यहाँ पे जीवों में भी, या जो जीव मंडल होता है इनमें यह पदार्थों का जो जैव रासायनिक पदार्थों का जो चक्रण होता है इसको हम जैव रासायनिक चक्र बोलते हैं और इनकी एक संतुलित मात्रा जो है वह पूरे समय बनी रहती है, क्योंकि यह पदार्थों का आदान प्रदान, ऊर्जा का आदान प्रदान जो है इनके मध्य में होते रहता है। तो अब हम आगे इनके चक्रों को हम समझते हैं। अब देखेंगे हम जलीय चक्र। अब हम देखते हैं जलीय चक्र। जलीय चक्र, जल अर्थात हम इसको H2O के नाम से भी यहाँ पे इसका अणु जो होता है H2O। अब जल जीवों के लिए कितना आवश्यक होता है इसकी चर्चा हम काफ़ी पहले भी कर चुके हैं कि हमारे शरीर के अधिकतर, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे शरीर में 80% जो होता है यह पानी ही पाया जाता है और पृथ्वी पे बड़ी 75% भाग में पानी पाया जाता है। अब हम चूंकि यहाँ पे इसके चक्र की बात कर रहे हैं तो यह जल का चक्र, यह जो वायुमंडल है इसमें किस प्रकार से चलता है इसको हम समझते हैं। हमें पता है कि पृथ्वी की सतह पर कई सारे वायु के स्रोतों की हमने चर्चा की थी। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वायु मंडल में हम बात कर रहे हैं कि जो सतह होती है यह सतह पे कई सारे जो पानी के स्रोत होते हैं या जलाशय होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो मैं सागर और महासागर की बात कर लेता हूँ, महासागर की बात कर लेता हूँ, समुद्र वगैरह। इसी प्रकार यहाँ पे तालाब, कई सारे डैम, नदी, झरने, तालाब आदि रूपों में यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें। ठीक, अब सूर्य, ये चक्र किस प्रकार से बनता है तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो सूर्य से जो विकिरणें आती है, क्या आती है, विकिरण आती है। यह विकिरणें क्या करती है, धरातल पर उष्मा या तापमान को बढ़ाती है। तो तापमान के कारण जल क्या होता है, यह वाष्पीकृत होता है। तो वाष्पीकृत होने के लिए तो यह जल वाष्प में बदल जाता है। जल वाष्प में बदलने के बाद यह क्या होता है, यहाँ पे यह ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे क्या होता है, संघनन होता है। अर्थात यह ऊपर फैल के इसके अणु क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं और यह इसको संघनन, यानी इसके अणु क्या होते हैं, एकदम पास आ जाते हैं, जिसको संघनन कहते हैं। और फिर यह वर्षा के रूप में यहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे यह चक्र जो है यह इस प्रकार से बनता है। आपने कभी विचार किया कि सागर और महासागर या समुद्र को कभी आपने सूखते हुए नहीं देखा होगा? उसका प्रमुख रीज़न यही है कि यह प्रक्रिया जो है यह चलते रहती है। यहाँ पे जलवाष्प हुआ, जलवाष्प से यह वायु
के साथ में ऊपर गया पानी, संघनन हुआ, संघनन के साथ में यह बारिश हुई और बारिश के साथ में यह पानी पुनः नीचे आ गया। तो इसमें सूर्य का प्रमुख रोल होता है, क्योंकि इन विकिरणों के द्वारा क्या होती है, यह ऊष्मा यहाँ पे आती है। यह ऊष्मा के द्वारा यहाँ पे जल का जलवाष्प बनता है, जलवाष्प ऊपर जाता है, संघनन होता है और वह वर्षा के रूप में पुनः नीचे आ जाता है। लेकिन यह चक्र बड़ा हमें यहाँ पे सरल लगा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें कि यह पूरा का पूरा पानी वापस नहीं जाता, बल्कि कई सारा पानी जो है यह सतह से नीचे की ओर जाता है, जो कि भूजल का निर्माण करता है। भूजल, यह भूजल का भी उपयोग हम कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल आदि स्रोतों के द्वारा हम इसका भी उपयोग करते हैं। तो कुछ भूजल का, कुछ पानी भूजल का भाग बना, कुछ पानी नदियों के द्वारा पुनः इन सागरों में चला गया। अब यहाँ वाष्पन हुआ, फिर संघनन हुआ, फिर बारिश हुई, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एक चक्र का निर्माण, इस प्रकार से यह चक्र का निर्माण हो गया। अब कुछ पानी का उपयोग जंतुओं के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जंतु, पेड़ों के द्वारा किया गया, क्योंकि इनके लिए, सभी जीवों के लिए क्या होता है, यह पानी जरूरी होता है। तो यह भी अपनी जैविक क्रियाओं के लिए पानी का उपयोग करते हैं। अब पेड़ों के द्वारा भी पता है कि आपको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो यह वाष्पोत्सर्जन पुनः क्या होता है, यहाँ पे ऊपर की ओर, यह भी वाष्पोत्सर्जन ऊपर की ओर होता है। वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा पौधों में होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यह चक्र। अब एक दूसरे पहलू पे हम बात थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो पानी होता है इसको हम सर्वत्र विलायक कहते हैं या यूनिवर्स सॉल्वेंट कहते हैं। तो सतह के ऊपर कई प्रकार के खनिज रहते हैं और इन खनिजों को क्या करता है, ये अपने अंदर घोल लेता है। अब वही खनिज पानी के साथ या नदी के साथ में यह कहा जाते हैं सागरों और महासागरों में या समुद्र में जाते हैं। अब वो खनिज का उपयोग जो है यहाँ पे, यह जलीय जंतु जो कि समुद्र में पाने वाले जंतु होते हैं, यह उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार यह चक्र जो है यह वायुमंडल में चलते रहता है, इसको बोलते हैं हम जलीय चक्र। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र, O2 चक्र की मैं बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन, जिसको कि प्राणवायु भी कहते हैं, यह सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। पौधों को लिए, यह पौधे इसको छोड़ते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का वो उपयोग करते हैं। लेकिन मैं जंतुओं की बात कर रहा हूँ कि जंतुओं के लिए यह अति आवश्यक एक गैस होती है। वायुमंडल में सेकेंड लार्जेस्ट क्वांटिटी या मात्रा में पाया जाने वाली यह गैस है। सबसे पहले नंबर 1 पे नाइट्रोजन की हमने बात की थी, और दूसरे नंबर पे जो O2 होती है, यह इसकी मात्रा कितनी होती है, 21% या 21% इसकी मात्रा पाई जाती है। अब वायुमंडल में, या अगर मैं बात करूं कि यह पृथ्वी पर और किन किन रूपों में यह पाई जाती है, तो यह पृथ्वी के पटल पे अगर मैं बात करूं तो कुछ यौगिकों के रूप में रहती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड के भी रूप में यहाँ पे पाई जाती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन के साथ में क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी यह पृथ्वी पर रहती है। अगर और मैं बात करूं कि भूपटल में यह किस रूप में रहती है, तो कुछ धातुओं के साथ में यह धातु ऑक्साइड के रूप में रहती है। किस रूप में? धातु ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, जैसे आयरन के साथ में आयरन ऑक्साइड हो गया। तो इस प्रकार से कई सारे धातुओं के साथ में भी यह ऑक्साइड बनाती है। अगर मैं बात करूं तो यह सिलिकॉन के साथ में सिलिकॉन ऑक्साइड बनाती है, सिलिकॉन ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं कि यह और किस रूप में रहती है, तो यह कुछ कार्बोनेट्स के रूप में भी रहती है। किस रूप में? कार्बोनेट्स के रूप में, CO3। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के यहाँ पे आपको परमाणु दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से यह सल्फेट के रूप में रहती है, इसी प्रकार से यह नाइट्रेट के रूप में भी रहती है। और हमारे, अगर मैं जैव अणु की बात करूं कि जैविक अणु में यह हमारे शरीर में प्रमुख रूप से
कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी रहती है। इसी प्रकार से मैं बात करूं तो यह प्रोटीन, अगर मैं बात करूं यह न्यूक्लिक अम्ल, तो ये हमारे शरीर के अंदर यह पाई जाती है, यह कार्बनिक अणुओं के रूप में। अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे वसा या लिपिड हम जिसको कहते हैं, तो आदि प्रकार से यह पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के चक्र की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रमुख रूप से वो देखेंगे कि जिससे कि ऑक्सीजन वायुमंडल में संतुलित अवस्था में बनी रहती, तो वह संतुलन किस प्रकार से बना रहता है उसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो हमें पता है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वायुमंडल में क्या लिख दूँ, O2। ठीक, वायुमंडल में O2 पाई जाती है, 21% पाई जाती है। अब इसका उपयोग सबसे पहले कौन करते हैं, तो जंतुओं द्वारा किसके लिए होता है, यह श्वसन क्रिया। किसके लिए, श्वसन। यह श्वसन क्या होता है भाई, श्वसन जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जंतुओं की, ब्रैकेट में लिख दूं क्या, जंतु। ठीक है, श्वसन क्रिया के लिए इसका उपयोग होता है। श्वसन क्रिया को एक बार समझ ले कि यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ, हम यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों को भी लिख देते हैं C6H12 और O6, यह हमारा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है जिसको कि हम ग्लूकोज कहते हैं। यह उपयोग कौन करता है, जंतु करते हैं। इसका जब कोशिकीय शोषण हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होता है, हमने बात की थी जब कोशिका पढ़ाई थी तब भी कि कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं, तो उसका प्रमुख रीजन क्या है, उसमें कोशिकीय शोषण के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह क्रिया मान लो कि C6H12 O6 और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, तो इसको CO2 H2O और ऊर्जा, इस प्रकार से यह हमें प्राप्त होती है। तो इसको बोलते हैं हम श्वसन क्रिया। तो क्या मुक्त हो रही है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और ऊर्जा हम अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोग कर लेते हैं। अब ये हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, प्रमुख रूप से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ और दूसरा क्या हुआ, H2O प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया H2O। अब क्या हुआ, यहाँ पे यह H2O तथा इस पानी का उपयोग फिर कहाँ हुआ, प्रकाश संश्लेषण में हो गया। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होता है, तो आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण में पुनः ऑक्सीजन वायुमंडल में वापस चली जाती है और यहाँ से यह पेड़ पौधों के द्वारा यह कार्बनिक पदार्थ जो है उसका निर्माण होता है, जिसका उपयोग जंतु करते हैं। अब इस प्रकार से यह चक्र जो है वायुमंडल में चलते रहता है। एक बार फिर से, वायुमंडल की ऑक्सीजन जंतुओं ने अपने शोषण के लिए की, वह श्वसन क्रिया इस भोज्य पदार्थों को तोड़ना या इसको हम विघटन कहते हैं, इसका विघटन हुआ तो यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में टूट गया और ऊर्जा मुक्त हुई। ऊर्जा का उपयोग जंतु ने अपने दैनिक कार्यों में किया। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का उपयोग कौन कर रहा है, यहाँ पे पौधे कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पादप लिख देता हूँ, पादप। ठीक, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक बार फिर समझ ले। यह तो हमने श्वसन क्रिया समझ ली, क्या समझ ली, श्वसन। अब यहां प्रकाश संश्लेषण समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि आप यहाँ पे बैलेंस से थोड़े से हम बात करेंगे, बैलेंस करना है इसको। ठीक है, अब
प्रकाश संश्लेषण में CO2, H2O और सूर्य प्रकाश, क्योंकि सूर्य प्रकाश की ज़रूरत होती है, सूर्य प्रकाश और हरित लवक क्या बनाते हैं, यहाँ पे C6H12 और O6 यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन जो होती है यह मुक्त होती है। तो इस प्रकार से यह क्रिया जो है यहाँ पे चलते रहती है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, कार्बन के 6 अणु, तो इस प्रकार से यहाँ पे 6। तो इस प्रकार से यह क्रिया जो है यह वायुमंडल में चलती रहती है। यह प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन जो प्रमुख रूप से वायुमंडल में जो वापस जाती है, यह इस ऑक्सीजन के यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यह मुख्य रूप से वापस जाती है तथा यह श्वसन के दौरान फिर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फिर ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार जो वायुमंडल में है वह ऑक्सीजन चक्र चलते रहता है। वायुमंडल में प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन का उपयोग और कहाँ होता है, तो इसका प्रमुख उपयोग सबसे पहले श्वसन में होता है। श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। देखिए, श्वसन क्रिया हमने समझ ली, ये किसको क्या है, श्वसन क्रिया है। दहन क्या होता है, जितने भी प्रकार के दहन होते हैं, चाहे पेट्रोल का दहन हो, चाहे कोयले का दहन हो, चाहे लकड़ी का दहन हो, चाहे हमारे घर में रसोई गैस का दहन हो, सब में ऑक्सीजन जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दहन नहीं होगा या कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। सीधी सीधी बात, जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड की हमने बात की थी, जब हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात की थी तो नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड की बात की थी। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ NO, NO2, NO3 को हम नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्राइट। इसी प्रकार से यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी यह वायुमंडल में इसके द्वारा यह ऑक्सीजन के द्वारा बनते हैं। लेकिन हम चक्र में बात कर रहे तो इस प्रकार से यह चक्र चलता है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन और चक्र। नाइट्रोजन हम पहले से ही जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसका अगर मैं प्रतिशत की बात करें तो हमें पता है कि यह जो है यह 78% पाए जाने वाली, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली यह गैस होती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वायुमंडल में इतनी अधिक मात्रा में है तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी जो होगा वह जीवों में अधिक होगा। नाइट्रोजन जो होती है यह बहुत सारे जीवन के आवश्यक अणुओं का भी भाग होती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे, यह प्रोटीन का एक आवश्यक भाग है, यह न्यूक्लिक अम्ल का आवश्यक भाग है। इसके अलावा जैसे न्यूक्लिक अम्ल में बात करता हूँ, यह RNA DNA का भी भाग होता है। इसी प्रकार मैं बात करूँ तो यह विटामिन्स का भी एक भाग होता है। अगर मैं बात करूं कि यह कुछ दूसरे यौगिकों के भी रूप में यह वायुमंडल में या पृथ्वी पर यह पाया जाता है, जैसे एल्काइड के रूप में पाया जाता है, यह यूरिया के भी रूप में पाया जाता है। तो यह कहीं ना कहीं इसकी उपस्थिति का हमें ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि यह वायुमंडल में ही अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस होती है। तो इस प्रकार मैं यह कह सकता हूं कि यह सभी जीवों के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व होता है, यानी कि यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक जो होता है हमारा एक पोषण का भाग होता है। तो कहीं ना कहीं जब इतने आवश्यक
है। और यह मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इतना आवश्यक होते हुए भी यह विडंबना है कि हम इसका उपयोग प्रत्यक्ष या डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका उपयोग करने के लिए हमारे जीवों का, या मैं बोल सकता हूं कि यह प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने के लिए हमारा शरीर उपयोगी नहीं है। तो फिर इसका उपयोग कैसे करते? कुछ जीवों को इसमें यह प्रत्यक्ष रूप से भी उपयोग कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन हम बात कर रहा हूं कि इसको जीवन उपयोगी बनाने के लिए कुछ प्रक्रमों के द्वारा इसको गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रमों को मैं बोलता हूं कि यह जैविक, जैविक, अजैविक तथा औद्योगिक प्रक्रमों के द्वारा, औद्योगिक प्रक्रमों के द्वारा यह इसका जीवन उपयोगी यह गैस बनती है। तो इस जीवन उपयोगी यह नाइट्रोजन जो है, यह जीवन उपयोगी यौगिक में बदलने की क्रिया को जो हम कहते हैं, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे पहले हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के पहले हम देखते हैं कि जैविक क्रिया की मैं बात कर रहा हूं, तो जैविक में यहां पे कुछ जीवाणुओं की बात कर रहा हूं कि यह जीवाणु इस क्रिया में भाग लेते हैं, जिसको हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहता हूं। अजैविक की मैं बात कर रहा हूं कि वायुमंडल में जो बिजली कड़कती है, इस बिजली के कड़कने के कारण वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है यह भी नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार औद्योगिक प्रक्रमों के द्वारा जो फर्टिलाइजर बनाने वाले उद्योग होते हैं या कंपनियां होती है, इसमें इस नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को उपयोग करके, वायुमंडल की नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को उपयोग करके इसको भी यह अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और इस अमोनिया का उपयोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद बनाने के लिए करते हैं। तो यह प्रक्रमों को हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। यह तीनों भी जो स्टेप होता है, इस स्टेप को, इस पथ को मैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता हूं, क्योंकि इस पथ के द्वारा यह वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वह जीवन उपयोगी नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है या बदलती है। इस क्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो पहला पथ कौन सा हो गया? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो आइए अब हम देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो अब हम देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मैं बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, स्थिरीकरण। अब हम ये समझते हैं सबसे पहले कि वास्तव में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है, इस नाइट्रोजन को जीवन उपयोगी यौगिक में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसमें यह नाइट्रोजन जो होती है, इसको या तो नाइट्रेट में या अमोनिया में, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके यह इस जीवन उपयोगी यौगिक में यह परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वह किस प्रकार से होता है? तो अभी अभी हमने बात करी थी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वह कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। हमने बात की थी यह अजैविक, जैविक तथा औद्योगिक प्रक्रमों के द्वारा होता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अजैविक प्रक्रम क्या होता है। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? स्थिरीकरण, यह पहली स्टेप हम बता रहे हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है यह नाइट्रोजन चक्र की यह पहली स्टेप होती है। यह क्या है? पहली स्टेप होती है। तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आपने बारिश में बिजली को कड़कते हुए देखा होगा। बहुत जोर से जब बारिश आती है तो उस समय बिजली भी बहुत
कड़ाके से तबकती है, यहाँ तक कि हमें बहुत डर लगता है। बाहर रहते हैं तो बिजली अगर कड़कती है तो डर लगता है, लेकिन इस बिजली कड़कने से हमें बहुत सारे फायदे भी यहाँ पे मैं देखने को दिखाऊंगा कि यह किस प्रकार से यह हमारे लिए फायदेमंद भी होती है। तो यह जो बिजली कड़कती है, इस बिजली के कारण जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है यह हमारे जीवन उपयोगी अणु में बदलती है। वह कैसे बदलती है यहाँ पे हम देखते हैं। नाइट्रोजन N2 इस रूप में रहती है, तो यह ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके यह क्या कर लेती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में क्या करती है, यह क्रिया करती है और यह क्या बना लेती है, NO, या इसको बोलता हूं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलता हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। अब यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है पुनः ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और काय में बदल जाता है। यह प्रमुख रूप से यह 2NO2 इसमें बदल जाता है। अब यहां पे यह 2NO2 पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करता है और HNO2 और HNO3 के रूप में यह नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। यह क्या है, नाइट्रिक अम्ल। अब यह बारिश के साथ, वर्षा के साथ में यह क्या होता है, यह जमीन पे आते हैं। कहाँ आते हैं, जमीन पे आते हैं और यह जमीन पे आने के बाद में यह नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या में परिवर्तित हो जाता है, यह नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस नाइट्रोजन को यहाँ पे नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम जो हुआ है, यह अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो कि बिजली के कड़कने से हो रही है। किसके, बिजली के कड़कने से, कड़कने से, ठीक है। तो यह क्रिया वायुमंडल में होती है, तो इसको हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी हम इसको कहते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हमने बात करी थी। तो यह जो नाइट्रेट होता है, इस नाइट्रेट को अब हम उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रेट, इस नाइट्रेट का उपयोग सबसे पहले पेड़ पौधे करते हैं। कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। उसके बाद पेड़ पौधों के बाद इस पेड़ पौधों को जंतु के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो उत्पन्न भोजन होता है यह जंतु खाते हैं। तो इस प्रकार यह जीवन में हमारे जीवन उपयोगी अणु यह हमारे शरीर में इस प्रक्रिया के द्वारा आते हैं। तो यह जीवन उपयोगी अणु जो है यह हमारे अब उपयोग में लाया जा सकता है। हमने क्या की कि जीवन के उपयोग के लिए इस नाइट्रोजन को जीवन उपयोगी अणु में परिवर्तित करना, यह क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब हम दूसरी प्रोसेस देखते हैं। दूसरी प्रोसेस की हमने बात कौन सी की थी, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो औद्योगिक प्रक्रिया में क्या होता है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, उद्योगों में नाइट्रोजन का जो उपयोग होता है, यहाँ पे हम जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसको बनाने में करते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, दूसरी क्रिया ही है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ पे क्या होता है कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में उच्च दाब और उत्प्रेरक क्या होता है, जो कि क्रिया की गति को या क्रिया की दर को यह बढ़ा देता है, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए जो रसायन यूज करते हैं इसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो यह नाइट्रोजन वायुमंडल की हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके उच्च दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। अब इस अमोनिया का उपयोग जो है यह
रासायनिक उर्वरकों के रूप में करते हैं, उर्वरकों के रूप में। यह रासायनिक उर्वरकों को बनाने के लिए करते हैं। इस रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पुनः फिर खेतों में जाता है, तो खेतों में जाने के बाद फिर से यह जो अमोनिया है यह फिर से पेड़ पौधों में आ जाती है, क्योंकि जड़ों के द्वारा यह पेड़ पौधे इसको अवशोषित कर लेते। अब तीसरे प्रक्रम की मैं बात कर रहा हूं, जिसको हमने क्या कहा था, जैविक प्रक्रम। अब देखते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? जीवाणुओं के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवन उपयोगी अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को हम बोलते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें जो जीवाणु भाग लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक स्वतंत्र जीवी जीवाणु, और दूसरे होते हैं सहजीवी जीवाणु। अब स्वतंत्र जीवी मतलब जो कि मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, इसको बोलते हैं हम स्वतंत्र जीवी जीवाणु। इसमें अगर जीवाणु की बात करूं तो इसमें ये जो वेक्टर होता है, इसमें येना बीना होता है, इसमें नास्टाक होता है। तो यह कई प्रकार के जीवाणु होते हैं। हम इतने सारे जीवाणु की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे स्वतंत्र जीवी जीवाणु जो होते हैं, यह भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, इसको हम सहजीवी जीवाणु कहते हैं, और इस सहजीवी जीवाणु का नाम है राइजोबियम। यह राइजोबियम जो जीवाणु होता है, यह कहाँ पाया जाता है? यह राइजोबियम जीवाणु की मैं बात कर रहा हूं। यह राइजोबियम जीवाणु जो है, यह जो फलीदार पौधे होते हैं, हमने एक बात क्या कर रहा हूं, जो फलीदार पौधे होते हैं, या जिसको हम लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे कहते हैं, या लेग्यूमिनेसी जाति के जो पौधे होते हैं, इसकी, या इसी को मैं द्विबीजपत्री पौधे भी कह सकता हूँ। जितनी भी दालें वाले पौधे होते हैं या मूंगफली वगैरह के जो जड़ें होती है, इस जड़ों की में गठान होती है। क्या होती है? इनके जड़ों में इस प्रकार की कुछ गठानें होती है। इस गठानों में यह सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे सहजीवी जीवाणु, यह सहजीवी जीवाणु भी जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, इसको नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम करते हैं। इसलिए इसको हम यहाँ पे सहजीवी मतलब पौधे के साथ में जीवन व्यापन करने के साथ इसको जीवन उपयोगी बनाते हैं, तो इसको हम सहजीवी जीवाणु कहते हैं। तो इस प्रकार हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद हम इसकी अगली स्टेप देखते हैं। इस तरह से अब हम देखते हैं कि अब नाइट्रोजन जो है, यह सॉइल में या पौधों के उपयोग के लिए यह उपयोगी यौगिक में यह परिवर्तित हो गई। तो हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर ली। कौन सा हमने देख लिया? एक अजैविक, हमने एक बात कर ली थी जैविक, और हमने एक बात कर ली थी औद्योगिक। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अजैविक के द्वारा सिर्फ 7 से 8% नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जैविक से सबसे ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि 90% जो औद्योगिक स्थिरीकरण जैविक स्थिरीकरण होता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यह जैविक के द्वारा होता है। और औद्योगिक की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। औद्योगिक तो अपने उपयोग के हिसाब से वह लोग करते रहते हैं। मेन जो प्राकृतिक प्रकार से होता है, यह इस प्रकार से यह जैविक स्थिरीकरण होता है। हमने पहले बोला था कि जो जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते या सीधा प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर सकते, तो यह जीव, इनको छोड़ के बात की थी हमने। कौन से? जो जीवाणु होते हैं, यह इसका
प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं, बाकी जीव इसको प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर सकते। अब यह यौगिक में परिवर्तित हो गई, कौन से, जीवन उपयोगी, या हम इसको अब उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग सबसे पहले कौन करता है, पादप करते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि पेड़ पौधे करते हैं। इन पेड़ पौधों को और कौन खाता है, जंतु खाते हैं। अब ये जो नाइट्रेट है, यह नाइट्रेट जो है और काय में परिवर्तित हो गई। अब यहाँ पे हमारे पादप में तथा जंतु में यह प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन, यहां तक मैं बात करूं कि यह न्यूक्लिक अम्ल जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, तो यह भी नाइट्रोजनस पदार्थ होता है। तो यह प्रोटीन जो होता है, जीवों में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है, उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अब पादप में आ गई, यह क्या है, जटिल अणु है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, जटिल अणु, क्योंकि जो प्रोटीन होता है यह बहुत सारे लंबी अमीनो अम्ल की एक चैन या श्रृंखला होती है जिसकी यह बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल हम बात करें डीएनए और आरएनए। अब ये पेड़ पौधे और जंतु के शरीर में यह आ गया, नाइट्रोजन या नाइट्रेट आ गया, जो कि किस रूप में संग्रहित रहता है, इनके बीच में यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। मुख्य रूप से हम प्रोटीन की ही बात करें, ठीक। अब यह पादप तथा जंतु में आने के बाद इस जीवों की कहीं ना कहीं मृत्यु होगी, क्योंकि जीवों की विशेषता क्या होती है कि जन्म हुआ यानी मृत्यु होना है। इनकी मृत्यु के बाद में यह फिर से कहाँ आ गए, सॉइल में आ गए, या इसको हम मिट्टी कहते हैं। अब मिट्टी में कुछ और सूक्ष्म जीव रहते हैं या जीवाणु रहते हैं। इस प्रोटीन को, मुख्य रूप से किसको मैं बात कर रहा हूं, प्रोटीन को यह फिर से अमोनिया में बदलने का काम करते हैं, अमोनिया। तो देखो यह तीसरी स्टेप हो गई। अब ये क्रिया तीसरी स्टेप, इस स्टेप को याद रखिए। पहली स्टेप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, दूसरे स्टेप में यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जंतुओं में आया, जंतुओं के अंदर आया, जिसमें हमने बात की जंतु और पादप की बात कर रहा हूं। जंतु और पादप में यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आया, जटिल अणु है, यह जटिल कार्बनिक अणु है। इसमें यह, अगर मैं बात करूं कि यह प्रोटीन का जब इनकी डेथ होती है तो इसके बाद यह प्रोटीन को फिर से कुछ सूक्ष्म जीवाणु, ये सूक्ष्म जीवाणु, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि नाइट्रोसोमोनास, यह जीवाणु इसको अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस क्रिया को मैं बोलता हूं अमोनीकरण। क्या बोलता हूं, अमोनीकरण। यह एक, इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद यह एक तीसरी प्रक्रिया होती है जिसको मैं अमोनीकरण कहता हूं। अमोनीकरण में क्या होता है, प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट होती है। अब जो यह अमोनिया है, यह अमोनिया का फिर से क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। क्या होता है, नाइट्रीकरण। इस नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं ये नाइट्रोबैक्टीरिया होते हैं। अमोनिया, इस अमोनिया का फिर से क्या होता है, नाइट्रीकरण। यहां पे लिख देता हूं चौथी स्टेप, क्या लिख दूं, नाइट्रीकरण। देखो अब यह नाइट्रीकरण जो है यह नाइट्रोबैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया, या इसको नाइट्रोबैक्टीरिया या नाइट्रो जीवाणु भी हम कह सकते हैं। अमोनिया को काय में बदल दिया इसने, फिर से नाइट्रेट में बदल दिया।
तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। अब देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। अब यह जो नाइट्रेट है, इस यहां पे हम नाइट्रेट लिख देते हैं, नाइट्रेट। इस नाइट्रेट को किसके द्वारा उपयोग कर लिया जाता है? फिर से कुछ पादपों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और कुछ जो नाइट्रेट रहती है इसका फिर से विनाइट्रीकरण हो जाता है। क्या होता है? विनाइट्रीकरण। तीसरी, चौथी, अब यह पांचवी जो स्टेप है यह है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। देखिए, विनाइट्रीकरण मतलब इस नाइट्रेट को फिर से काय में कन्वर्ट कर दिया? इस N2 में। तो इस क्रिया को बोलते हैं विनाइट्रीकरण। यह विनाइट्रीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। अब फिर से यह नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में आ गई, तो यह एक चक्र बन जाता है। जिस प्रकार से हमने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया, इतने सारे स्टेप से होते हुए फिर से यह वायुमंडल में आ गई। वायुमंडल। चीज क्लियर हो रही है? फर्स्ट स्टेप में याद करने के बहुत सिंपल है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ जैविक, अजैविक और औद्योगिक प्रक्रम के द्वारा। फिर यह नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हुई, जिसका उपयोग पादपों और जंतुओं ने किया। पादपों और जंतुओं के रूप में प्रमुख रूप से प्रोटीन की हम बात करेंगे, प्रोटीन के रूप में यह संग्रहित हो गई। फिर जब पादपों और जंतुओं की मृत्यु हुई, यह सॉइल में आ गई। अब यह जो नाइट्रेट, यह जो प्रोटीन थी, इस प्रोटीन का क्या हुआ? फिर से जीवाणुओं ने अमोनीकरण किया, जिसके द्वारा इसमें अमोनिया का निर्माण हुआ। फिर नाइट्रीकरण हुआ। नाइट्रीकरण में अमोनिया को नाइट्रोबैक्टीरिया ने क्या किया? इसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिया। फिर यह नाइट्रेट का स्यूडोमोनास ने इसको फिर से नाइट्रोजन में परिवर्तित करके वायुमंडल में इसको मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार यह एक चक्र हो गया। अब हम इसका चक्र बना के देख लेते हैं। अब हमने जो स्टेप्स को देखी थी, उस स्टेप्स को हमने इस चक्रीय रूप में जमा दिया। सेम वही स्टेप्स है। पहले हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात की थी, जो कि सहजीवी जीवाणु राइजोबियम, जिसको कि हमने जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और वायुमंडलीय और औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात की थी। तो इसमें यह नाइट्रेट में परिवर्तित हुई। इस नाइट्रेट को कौन सबसे पहले उपयोग किया? हरे पेड़ पौधों ने उपयोग किया। मिट्टी के द्वारा यह जड़ों से अवशोषित करके पौधों ने अपना उपयोग किया, और यह इनके शरीर में जटिल अणुओं के रूप में यह संग्रहित हो गए, जिसको हमने प्रोटीन या अमीनो अम्ल की बात की थी। अब इन हरे पौधों को जीव जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पे यह भी इनके शरीर में जो जटिल कार्बनिक अणु हम जैसे कि प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अमीनो अम्लों के रूप में यहाँ पे उपस्थित रहती है। अब इस जंतु को मांसाहारी जंतु भी खाते हैं, शाकाहारी जंतु, फिर मांसाहारी जंतु। हम ज़्यादा यहाँ पे उसकी डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जंतु और पादप की मृत्यु हुई, फिर से यह इसका क्या हुआ? इसका विघटन हुआ, या इसका जमीन में अपने अपने तत्वों में मिल गए। फिर इनके शरीर की जो प्रोटीन वहाँ पे उपस्थित थी, इस प्रोटीन का इस जीवाणु जो कि मिट्टी में रहते हैं, इसको नाइट्रोसोमोनास कहते हैं। जीवाणु का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। अमोनीकरण कहते हैं इस क्रिया को। उस प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है? अमोनीकरण। अब यह अमोनिया को दूसरे जीवाणु नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। अब यह नाइट्राइट्स जो होती है, या तो यह पौधे, कुछ मात्रा पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, क्योंकि नाइट्रेट तो पौधे ग्रहण करते हैं, जो कि यहाँ पे भी नाइट्रेट थी और यहाँ से भी जो नाइट्रेट जा रही वो भी पौधे ग्रहण कर रहे। लेकिन कुछ नाइट्रेट यहाँ पे विनाइट्रीकरण, जो जीवाणु सूडोमोनास होता है, इसको फिर से वायुमंडल में इसको वापस भेज देता है। तो इस प्रकार
जहाँ की वायुमंडल की जो नाइट्रोजन ली थी वहीं पे यह वापस चल गए, तेरा तुझको अर्पण। तो यह एक चक्रीय रूप में यह प्रक्रम चलते रहता है। तो इस प्रकार यह नाइट्रोजन चक्र, आपको यहाँ पे स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। ये पहली स्टेप नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर दूसरी स्टेप में क्या होता है अमोनीकरण, तीसरी स्टेप से में क्या होता है नाइट्रीकरण, और चौथी स्टेप में क्या होता है विनाइट्रीकरण। तो आपको ये स्टेप्स याद रखनी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रेट में परिवर्तित हुई, इस नाइट्रेट को पौधों ने ग्रहण किया, पौधों को जंतुओं ने खाया, जंतुओं का फिर इनकी डेथ हुई पौधे पादप की, इसका अमोनिया में परिवर्तन हुआ, इस क्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। अमोनिया का फिर नाइट्रीकरण हुआ, नाइट्रेट में परिवर्तित हुई, नाइट्रेट का विनाइट्रीकरण हुआ जो कि वायुमंडल में स्वतंत्र हो गई, कुछ नाइट्रेट पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली। इस प्रकार यह चक्र वायुमंडल में जीवमंडल